एक रहस्यमयी शहर जहां का समय बाहर के मौजूदा समय यानी कि 2022 से अलग चलता है। यहां अभी 1950 का टाइम चल रहा है। यहां पर हर प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद हैं। यहां रहने वाला हर इंसान अमीर है, किसी को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर सबको एक नियम मानना पड़ता है। एक बार इस मिस्टीरियस टाउन में आने के बाद आप बाहर नहीं जा सकते। ऐसा क्यों है और कहानी के आखिर में आने वाला एक जबरदस्त एंड ट्विस्ट जो कि आपको हैरान कर देगा, जानने के लिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत साल 1950 से होती है, जहां हम एक छोटे से मिस्टीरियस टाउन विक्ट्री को देखते हैं जो कि चारों ओर से रेगिस्तान से घिरा हुआ है। इस मिस्टीरियस टाउन में रहने वाले सब लोग यंग कपल्स ही हैं और स्ट्रेंजली सब के सब काफी अमीर हैं जो कि एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं। जहां सुबह होते ही टाउन के सारे ही पुरुष एक सीक्रेट हेडक्वार्टर पर काम करने के लिए चले जाते हैं। ये हेडक्वार्टर दूर रेगिस्तान की एक पहाड़ी पर बना हुआ है जहां पर पुरुषों यानी कि मेल्स के अलावा और कोई नहीं जा सकता। और बताया जाता है कि जो भी कोई औरत कभी गलती से भी उस रेगिस्तान में चली जाती है, उसके बाद वो हमेशा के लिए सब कुछ खो देती है। इस टाउन में औरतें सिर्फ टाउन के अंदर रहती हैं, जहां उन्हें घर की देखभाल करनी होती है। उन्हें बताया गया है कि उनके पति टाउन के हेडक्वार्टर में जाकर टाउन की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं पता और ना ही उन्हें अपने पति से कुछ भी पूछने की इजाजत है। अब जब पूरे दिन उनके हस्बैंड काम पर हेडक्वार्टर्स चले जाते हैं, टाउन की फीमेल्स अपने डेली के नॉर्मल काम निपटाकर आराम से इस खूबसूरत टाउन में अपनी लाइफ एंजॉय करती हैं। इस पूरे ही टाउन और प्रोजेक्ट का फाउंडर है फ्रैंक, जिसे कि टाउन के सारे रेजिडेंट हीरो मानते हैं। फ्रैंक ओपनली स्पीचेस देता रहता है कि कैसे उसने इस टाउन को बाहर की दुनिया से काफी बेहतर बनाया है। अब यहाँ से हमें मेन कैरेक्टर एलिस दिखाई जाती है जो कि इसी टाउन में अपने हस्बैंड जैक के साथ रहती है और अभी जैक के काम पर जाने से पहले उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। यहाँ जैक और सारे ही मेल्स एक ही टाइम पर काम के लिए निकलते हैं, जिसके बाद सारी औरतें अपने रूटीन के काम पर लग जाती हैं, जैसे घर को मेंटेन रखना, जिसके बाद वे खुद के एंजॉय के लिए टाउन में घूमती हैं। इसके अलावा टाउन में इकलौती फीमेल जिम है जिसे शैली चलाती है, जो कि इस टाउन के फाउंडर फ्रैंक की वाइफ है। अब तक इस टाउन में कुछ अजीब और मिस्टीरियस चीजें होने के बावजूद सब कुछ परफेक्ट सा लग रहा है, जिसमें सारे ही लोग काफी खुश रहते हैं। मगर जल्दी ही हकीकत बदलने वाली थी जब फ्रैंक एक पार्टी अरेंज करता है जिसमें वो एक और नए कपल को टाउन में वेलकम करता है। इस वेलकम पार्टी में टाउन के सारे ही कपल्स मौजूद थे जो कि काफी खुश थे कि फ्रैंक टाउन के लिए कितना कुछ कर रहा है। लेकिन तभी एक औरत मार्गरेट, जो कि देखने पर ही काफी परेशान सी लग रही थी, कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि बाकी के लोगों को ये टाउन अजीब क्यों नहीं लग रहा है। यहाँ वे कर क्या रहे हैं, कोई भी इसके बारे में सवाल क्यों नहीं पूछता। अब ये सब सुन सारे ही लोग हैरान थे। जहां मार्गरेट को उसका हस्बैंड रोकने की भी कोशिश करता है और उसे जबरदस्ती से वहां से घर ले जाता है। अब सब कुछ संभालने के लिए फ्रैंक फिर से स्पीच देने लगता है कि वे सब बाहर की दुनिया से बहुत अच्छी लाइफ यहाँ बिता रहे हैं, जहाँ बाहर गरीबी है, बीमारियां हैं, वहीं इस टाउन में उनके पास सब कुछ है, एक अच्छी लाइफस्टाइल, हेल्थ केयर, वो सब कुछ जो कि किसी इंसान को चाहिए होता है। सो उन्हें शुक्र मनाना चाहिए कि वे इस टाउन का हिस्सा हैं। अब पार्टी खत्म होने के बाद एलिस मार्गरेट के घर के पास से गुजर रही थी, तभी वो पाती है कि उसका हस्बैंड उसे जबरदस्ती से कुछ दवाइयाँ खिला रहा है जो कि इस टाउन के इकलौते डॉक्टर कोलिन्स ने उसे दी थी। मगर चूंकि मार्गरेट काफी टाइम से बीमार रहती है, तो एलिस उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहां से घर की ओर चली जाती है। अब अगले दिन कम्युनिटी सेंटर में सारे ही पतियों के काम पर जाने के बाद एलिस और बाकी औरतें आराम करते हुए बात कर रही थी, जिसमें कि कल मार्गरेट के साथ हुई घटना का जिक्र शुरू होता है। अब एक लेडी जिसका नाम बनी है वो बताती है कि मार्गरेट मेंटली बीमार हो गई है क्योंकि उसने इस टाउन का सबसे बड़ा नियम तोड़ दिया था और वो अपने बेटे के साथ टाउन के बाहर डेजर्ट में चली गई थी, जिसके बाद वहां उसने अपने बेटे को खो दिया और उसी के बाद से वो मेंटली परेशान रहने लगी। एलिस भी ये सब सुन रही थी और उसे मार्गरेट की चिंता होने लगती है। अब उस रात एलिस को लगातार मार्गरेट का ख्याल ये आ रहा था और इसके बाद से उसे काफी अजीब से सपने आना शुरू होते हैं।
अब अगले दिन सुबह फिर से एलिस के साथ एक अजीब घटना घटती है। जब वो ब्रेकफास्ट बना रही थी, वो पाती है कि उसके घर के सारे ही एग्स अंदर से बिल्कुल खाली हैं। एलिस को भी पिछले 2 दिन से टाउन के बारे में कुछ अजीब सा फील होने लगा है। सो जैक के काम पर जाने के बाद वो अपने दिमाग को शांत करने के लिए वो एक ट्रॉली राइड लेने जाती है जो कि इसी टाउन में चलती है। अब सारी ही औरतें एक मॉल पर जाकर उतर जाती हैं, मगर एलिस डिसाइड करती है कि वो अकेली ही इस शहर के आखिरी पॉइंट तक जाएगी। अब जब ट्रॉली टाउन के लास्ट पॉइंट तक पहुंचने वाली थी, जहां से आगे जाना औरतों के लिए मना था, एलिस को आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है जिसका बैलेंस लगातार बिगड़ रहा था और वो तेजी से नीचे रेगिस्तान में गिर रहा था। एलिस उसे देख ड्राइवर से कहती है कि वो ट्रॉली को प्लेन के पीछे डेजर्ट में ले जाए, मगर ड्राइवर कहता है कि उसका डेजर्ट में जाना मना है। यहाँ पर सारी ही वार्निंग के बावजूद एलिस पैदल ही प्लेन के पीछे डेजर्ट में आगे जाने लगती है और काफी देर पैदल चलने के बाद डेजर्ट में तो पहुंच जाती है, मगर उसे वो प्लेन आसपास कहीं भी दिखाई नहीं देता। डेजर्ट पूरा खाली पड़ा था, मगर एलिस को एक पहाड़ी पर एक बिल्डिंग बनी हुई दिखाई देती है और वो उसकी ओर आगे बढ़ने लगती है। ये बिल्डिंग इस मिस्टीरियस टाउन का हेडक्वार्टर है जहां टाउन के सारे ही मेल काम करने आते हैं। एलिस यहां हेल्प मांगने के लिए दरवाजों को खोलने लगती है, मगर उसे छूते ही एक ब्लैकआउट होता है। एलिस अचानक से वापस अपने घर पर थी जहां उसे फिर से पहले के जैसे अजीब सपने आ रहे थे। एलिस नाइटमेयर से उठती है और खुद को फिर से अपने घर पर पाकर हैरान रह जाती है। उसे भी नहीं पता था कि वो वापस यहाँ कैसे आई, मगर सच्चाई का पता लगाने के लिए एलिस ये बात अपने हस्बैंड से छुपाती है। मगर टाइम के साथ एलिस को नाइटमेयर्स आना और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा उसके आसपास की रियलिटी भी शैटर करने लगती है, जैसे उसके आसपास सब कुछ रियल ना हो। और एक दिन वो पाती है कि मार्गरेट, जो कि काफी डिप्रेशन में थी, अपने घर की छत से कूदकर सुसाइड कर लेती है। एलिस जल्दी से भागकर उसे बचाने की कोशिश करती है, मगर कुछ लोग जो कि रेड ड्रेस में थे एलिस को जबरदस्ती वहां से ले जाते हैं। अब रात होती है, जहां जैक के काम से आते ही एलिस उसे आज के दिन की पूरी बात बताती है, मगर सरप्राइजिंगली जैक कहता है कि उसे कोई गलतफहमी हुई है और मार्गरेट खिड़कियों को साफ करते हुए गलती से नीचे गिर गई थी और अब वो ठीक है। मगर एलिस कहती है कि उसने मार्गरेट को सुसाइड करते हुए अपनी आंखों से देखा है और वो सच्चाई का पता लगा कर रहेगी। अब इसके बाद तो एलिस के नाइटमेयर्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके बाद टाउन के इकलौते डॉक्टर कॉलिंस को बुलाया जाता है, जो कि एलिस के कुछ टेस्ट करता है और उसे भी वही दवाइयाँ लेने को कहता है। एलिस यहाँ दवाइयाँ लेने से मना करती है और कहती है कि मार्गरेट का क्या हुआ। डॉक्टर कहता है कि मार्गरेट अभी ठीक है, मगर उसके बिहेवियर के लिए उसे टाउन से बाहर निकाल दिया गया है। एलिस समझ चुकी थी कि वे सब उससे काफी कुछ छुपा रहे हैं। अब अगले दिन जैक एलिस के पास आता है और एक नई ड्रेस देते हुए कहता है कि उन्हें आज रात फ्रैंक की पार्टी में जाना है। एलिस पूरी तरह से ठीक नहीं थी, मगर फिर भी वो पार्टी में चली जाती है, जहां पार्टी के बीच ही एलिस को फिर से नाइटमेयर्स आने लगते हैं और वो जैक से घर वापस चलने को कहती है। मगर तभी फ्रैंक जैक को स्टेज पर बुला लेता है और कहता है कि जैक एक अच्छा एम्प्लॉय है और वो उसे प्रमोशन दे रहा है। यहाँ सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। जैक भी इससे काफी खुश था, मगर एलिस अभी भी परेशान थी, तो वो बाथरूम में आ जाती है और रोने लगती है। उसे अभी भी ये सब कुछ रियल नहीं लग रहा था। तभी वहाँ बनी आती है और एलिस उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, मगर बनी भी एलिस से कहती है कि उसे इतना सोचना नहीं चाहिए और इस टाइम तो अपने हस्बैंड के प्रमोशन को एंजॉय करना चाहिए। अब अगले दिन जैक एलिस से कहता है कि वो आज रात पूरे टाउन को अपने प्रमोशन की पार्टी दे रहा है, जिसके लिए खाना एलिस को बनाना है। अब रात होती है, जहां पार्टी में सब लोग आए थे और वहां स्पेशल गेस्ट ओल्ड टाउन का फाउंडर फ्रैंक भी आता है। फ्रैंक यहां अकेले में एलिस से बात करता है और कहता है कि उसे पता है कि एलिस को टाउन के बारे में काफी कुछ अजीब लग रहा है, मगर उसे और ज्यादा दिमाग लगाना होगा और वो उसे चैलेंज देता है कि वो इस टाउन के बारे में और ज्यादा पता लगा कर दिखाए। यहाँ से एलिस को कंफर्म था कि वो सही है और जो नाइटमेयर्स उसे आ रहे हैं उनका जरूर से कोई मतलब है। सो एलिस डिनर पर सबके सामने आकर कहती है कि उन्हें इस टाउन के बारे में विस्तार से बात करने की जरूरत है। यहाँ सब इतना अजीबोगरीब क्यों है? क्यों कोई भी औरत टाउन से बाहर नहीं जा सकती? वे सब यहाँ इस टाउन में कैसे आई? किसी को भी ये साफ साफ याद क्यों नहीं है?
यहाँ तक कि इस टाउन से पहले की लाइफ तक किसी को भी याद नहीं है। इसके अलावा इस टाउन में इतना अच्छा खाना और इतनी लग्जरियस चीजें कहाँ से आती हैं, और फ्रैंक ने ये टाउन कैसे बनाया, क्या किसी को भी ये सब अजीब नहीं लगता और लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते। अब इतना कुछ कहने के बावजूद कोई नहीं था जो कि एलिस का साथ देता, और एलिस की बातें सुन सभी इसके बारे में सोचते तो हैं, मगर हमेशा की तरह फिर से इन्हें नज़रअंदाज कर वहाँ से चले जाते हैं। एलिस अब थक चुकी थी और वो जैक से कहती है कि उसे अब यहाँ इस टाउन में नहीं रहना है और वो यहाँ से बाहर जाना चाहती है। जैक उस टाइम तो उसे हाँ कह देता है और एलिस के साथ वहाँ से जाने को तैयार हो जाता है, मगर जब वे कार में बैठकर निकलने वाले थे, जैक कहता है कि एलिस उसे माफ़ कर दे और वो उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकता। और एलिस समझ जाती है कि जैक ने उसे धोखा दिया है, और तभी फिर से वहीं रेड ड्रेस में कुछ लोग आ जाते हैं और एलिस को पकड़ लेते हैं। यहाँ से एलिस को बांध दिया जाता है, जिसके बाद उसे शॉक थेरेपी दी जाने लगती है, जिससे कि वो पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को भूल जाए। मगर शॉक लगने से एलिस को अपनी रियल लाइफ याद आने लगती है, और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। एलिस और उसका हस्बैंड जैक करंट टाइम यानी कि 2022 में ही हैं, जहां उनका घर काफी छोटा और खराब हालात में है। एलिस वॉरेन एक डॉक्टर है और वो ओवर टाइम शिफ्ट करती है क्योंकि उसके हस्बैंड जैक ने अभी अभी अपनी जॉब खो दी है और घर का सारा फाइनेंस और खर्च अभी एलिस के ही कंधों पर है। एलिस अभी लगातार 30 घंटे काम करके आई है, जिसमें उसे 3 ऑपरेशन करने पड़े हैं। जैक उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर एलिस इतनी थक चुकी है कि वो जैक से बात करने के मूड में नहीं है। दोनों का रिश्ता लगातार कमजोर होता जा रहा है क्योंकि जैक लापरवाह घर पर पड़ा रहता है, जबकि एलिस को ओवर टाइम शिफ्ट करनी पड़ती है। अब ऐसे ही एक दिन जब जैक ऑनलाइन टाइम स्पेंड कर रहा था, उसे फ्रैंक का वीडियो दिखाई देता है जिसमें उसने एक नई टेक्नोलॉजी बना ली है, जिसमें कि कोई भी कपल एक एक्सट्रीम हाई टेक्नोलॉजी वाली वर्चुअल रियलिटी में जा सकते हैं। इस वर्चुअल रियलिटी को साल 1950 के टाइम के अनुसार डिज़ाइन किया गया है और इसके अंदर सब कुछ इतना रियल होता है कि किसी को भी लगेगा कि ये दुनिया बिल्कुल असली है और सच है। अब इस वर्चुअल रियलिटी में 1950 का टाइम दिखाने का रीज़न ये है कि इस टाइम तक औरतें मर्दों की सारी बातें मानती थी, जहां नॉर्मली उस टाइम तक औरतें सिर्फ घर का काम ही करती थी और पुरुष बाहर कमाने जाते थे। वहीं फ्रैंक, जिसकी रियल लाइफ बहुत डिप्रेसिंग चल रही है, घर की हालत काफ़ी ख़राब है, उसे फ्रैंक के इस वर्चुअल सिमुलेशन वाले विक्ट्री प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है और वो इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनने का डिसाइड करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एलिस को भी जब वो सो रही थी उसकी मर्जी के बिना इस वर्चुअल रियलिटी में ले जाता है। यहाँ से प्रोग्राम के बारे में और बताया जाता है कि इस प्रोग्राम में जितनी भी औरतें हैं उन सबको उनके कंसेंट के बिना इस वर्चुअल सिमुलेशन में लाया गया है और इसमें आने के बाद उनकी रियल लाइफ की याददाश्त को मिटा दिया जाता है, जिससे वे इस रियलिटी को अपनाकर इसे सच समझने लगे। हालांकि कंप्यूटर ग्लिच के कारण किसी किसी औरत को रियलिटी के बारे में शक होने लगता है, जैसा कि शुरू में मार्गरेट के साथ हुआ और अब एलिस के साथ भी हो रहा है। इसके अलावा इस टाउन में जितने भी बच्चे हैं वे सब रियल नहीं हैं, बल्कि कंप्यूटर जनरेटेड हैं। उन्हें उन पेरेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनके रियल लाइफ में बच्चे नहीं हो सकते। वहीं अब कहानी फिर से एलिस के साथ शुरू होती है, जहां शॉक थेरेपी के बाद वो फिर से घर आ गई है और जैक को लगने लगा है कि वो फिर से सब कुछ भूल चुकी है। मगर उस शॉक थेरेपी से एलिस को रियलिटी का एहसास हो चुका था और वो जैक पर भड़क उठती है और उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन कहती है, जिसने उससे उसकी रियल लाइफ छीन ली और उसे यहाँ इस सिमुलेशन में गुलाम बना दिया। जैक भड़क उठता है और गुस्से में कहता है कि ये सब उसने उन दोनों की खुशी के लिए किया है, क्योंकि रियल लाइफ में उनके पास कुछ नहीं था। वे कितने बुरे हालात में रह रहे थे। यहाँ ये सब रियल तो नहीं है, मगर उनके पास सब कुछ है। रियल लाइफ में वो जॉबलेस था, जिसके बाद से एलिस ने उससे कभी इज्जत से बात तक नहीं की, जिसके बाद उसे ये फैसला लेना पड़ा, जहां वो अब एक ऐसी दुनिया में है जहां उनके पास सब कुछ है। उसकी वाइफ उसकी रेस्पेक्ट करती है। जैक यहाँ से बताता है कि एलिस के लिए तो यहाँ लाइफ और ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि वो आराम से पूरा दिन टाउन में एंजॉय कर सकती है। मगर जैक को तो हर सुबह फिर से रियल लाइफ में जाना पड़ता है ताकि वो सिमुलेशन में बने रहने के लिए पैसे कमाता रहे। और यहाँ से रिवील होता है कि जब सुबह टाउन के सारे मेल्स काम करने के लिए हेडक्वार्टर पर जाते हैं, वे वहाँ से सिमुलेशन को छोड़कर रियल लाइफ में आ जाते हैं और काम करके
पैसे फ्रैंक की कंपनी को पे करते हैं जिससे कि वे इस सिमुलेशन में अपनी पत्नी के साथ रह सकें। अब एलिस ये सब सुनने के बाद काफी गुस्से में थी क्योंकि उसके पति ने उसे धोखा दिया था। वहीं जैक लगातार एलिस को यहीं सिमुलेशन वाली लाइफ एक्सेप्ट करने को कह रहा था। तभी एलिस गुस्से में एक शीशे का ग्लास लेकर जैक के सिर पर मारती है जिससे कि जैक की वहीं मौत हो जाती है। खून से सने हाथों में एलिस बाहर आती है और सभी औरतों को चिल्लाकर बताने लगती है कि वे सब एक कंप्यूटर सिमुलेशन में हैं और ये सब रियल नहीं है। और ये जानने के बाद वहाँ केओस फैल जाता है। वहाँ बनी एलिस से कहती है कि सिमुलेशन में जैक के मरने का मतलब है कि वो रियल लाइफ में भी मर चुका है और उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए टाउन के हेडक्वार्टर पर जाना होगा। यहाँ से रिवील होता है कि बनी ही इस टाउन में अकेली औरत है जिसे कि शुरू से रियलिटी के बारे में पता है और वो अपनी मर्जी से यहाँ आई थी क्योंकि रियल लाइफ में उसके बच्चे मर चुके थे। बनी एलिस से कहती है कि इससे पहले कि फ्रैंक के आदमी उसे पकड़े उसे हेडक्वार्टर के जरिए सिमुलेशन से निकलना होगा। एलिस यहाँ से कार निकाल हेडक्वार्टर की ओर जाने लगती है जहां फ्रैंक के आदमी उसे पकड़ने लगते हैं। फ्रैंक ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि अगर एलिस सिमुलेशन से निकलकर बाहर गई तो वो पुलिस को उसके इस इलीगल वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम के बारे में बता देगी जिसमें लोग अपनी पत्नियों को बिना उनके कंसेंट के फंसा देते हैं और फिर फ्रैंक को रियल वर्ल्ड में पकड़ लिया जाएगा और उसका ये प्रोजेक्ट बंद पड़ जाएगा। वहीं एलिस किसी तरह से बचते हुए हेडक्वार्टर्स के नीचे तक आ जाती है जहां उसकी कार बंद पड़ गई थी तो उसे पैदल ही ऊपर जाना था जबकि फ्रैंक के आदमी अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। वहीं फ्रैंक जो कि इन सब पर नजर रख रहा था उसकी वाइफ अचानक से उसे चाकू से मार डालती है क्योंकि एलिस के बताने के बाद उसे भी पता चला था कि उसका पति उसे और बाकी औरतों को बिना उनके कंसेंट के इस सिमुलेशन में रख रहा है। वहीं एलिस भागते हुए ऊपर तक पहुंच चुकी थी और वो फाइनली विंडोज को छू लेती है और फिर से एक ब्लैकआउट होता है और उसी के जरिए एलिस अब फाइनली वर्चुअल रियलिटी से बाहर आ चुकी है और अब यहाँ से वो पुलिस को कंप्लेन करके बाकी औरतों को भी वहाँ से निकाल लेगी। और इसी के साथ ये जबरदस्त ट्विस्टेड मूवी यहीं खत्म हो जाती है। और भी बेहतरीन साई-फाई मूवीज के लिए इन प्लेलिस्ट पर जाएं। थैंक यू।